नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम को मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रोजेक्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अगले 5 साल बढ़ाने के लिए हरी झंडी। गतिरोध की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्यसभा में अधूरी रही। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर अल्पकालिक चर्चा। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर एसआईटी रिपोर्ट पर लोकसभा में अवरोध। देश के 10 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मिले नए मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ बैठक। कोविड-19 के नए वेरिएंट के तेजी से फैलाव पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। 3 दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात। आपसी हितों और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। कल बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका। ओबीसी के एसईसीसी 2011 के जातिगत आंकड़ों से जुड़ी याचिका खारिज। कहा, मांगे गए आंकड़े सटीक और इस्तेमाल के लायक नहीं। और आइए अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी। साथ ही इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस फैसले का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर्स वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए 2,30,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए यानी कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि को मंजूरी दी गई है। भारत में सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब की स्थापना की योजना में पात्र आवेदकों को परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना सुलभ डिजिटल भुगतान के तरीकों का निर्माण करने में मदद करेगी। बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेन देन के मूल्य का प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना में एक साल में 1,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये योजना फिनटेक स्पेस में अनुसंधान, विकास और नवाचार को और बढ़ावा देगी। साथ ही देश के विभिन्न भागों में डिजिटल भुगतान को और अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगी। एमडीआर में पर्सन टू मर्चेंट वाला जो पेमेंट वाला हिस्सा होता है, उसको भारत सरकार रुपे डेबिट कार्ड के लिए और यूपीआई पेमेंट के लिए भारत सरकार उसको रिम्बर्स करेगी। यानी आगामी एक वर्ष में 1,300 करोड़ के आसपास इस एक तरीके से ये डिजिटल पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है। और मंत्रिमंडल ने साल 2021 से 2026 तक
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इसमें 93,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 22 लाख किसानों को सीधे फायदा होगा। बैठक में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और भूमि, जल और अन्य विकास घटकों को अगले 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 13.88 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी और इसमें जनजातीय इलाकों और जल्दी सूखे का सामना करने वाले इलाकों की परियोजनाओं को शामिल करने के मानदंडों में भी ढील दी गई है। इसके साथ ही रेणुका जी बांध परियोजना और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 90% केंद्रीय मदद का प्रावधान किया गया है। दोनों परियोजनाएं यमुना बेसिन में भंडारण की शुरुआत करेंगी, जिससे यमुना बेसिन के ऊपरी हिस्से के 6 राज्यों को फायदा पहुंचेगा। PMKSY को 2015 में शुरू किया गया था। बहते हुए पानी को हम रोकें, रुके हुए पानी को हम ठीक से संरक्षण करें, संरक्षित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और बार बार पुनर्चक्रीकरण पानी का करके उसका रीयूज भी करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी क्रम में जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहा था, उसको भी आज इसके माध्यम से मंजूरी मिली है, ताकि हम देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां भूगर्भ का जल सिमट सिकुड़ रहा है, वहां इरिगेशन के ऐसे प्रोजेक्ट्स को ले सकें। लोकसभा में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने सदन में अवरोध किया। अजय कुमार मिश्रा को मंत्री परिषद से हटाए जाने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को उठाने और सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन अवरोध जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोविड के खतरे को देखते हुए सदस्यों से मास्क पहनने की अपील की। नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूं, कम से कम मास्क तो पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। संसदीय आचरण के कारण निलंबित 12 सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। गतिरोध की वजह से जहां शून्यकाल नहीं चल सका, वहीं प्रश्नकाल की कार्यवाही भी बाधित हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबित सांसदों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने देने की मांग की। जो हमने आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले से भी, और हमने जो गुनाह नहीं किया उसका इल्जाम उन्होंने लगाया। After attacking them, after strangulating the marshals, all they have to do is apologize. That is the least courtesy they can show to the members who are serving this house. राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने कोविड-19 ओमिक्रॉन स्वरूप के मामलों को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कई सुझाव दिए हैं। देश में ओमिक्रॉन स्वरूप के मामलों के कारण उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा को शुरू करते हुए तमिल मनीला कांग्रेस एम सांसद GK वासन ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें ओमिक्रॉन के संकट से मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करें। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि लोगों का ये विश्वास है कि देश इस वेरिएंट को भी परास्त कर देगा। AIADM के सांसद नवनीत कृष्णन ने कहा कि ओमिक्रॉन स्वरूप के मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। Both the states and the central government should be together with the central government and help the people in the country to see that we get rid of this Omicron, sir. सरकार ने भारत में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए RT-PCR टेस्ट तेज कर दिए हैं। विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। लोगों को शिक्षण देना चाहिए, जागृत करना चाहिए और इससे कैसे
हम निजात पावे, पूरे सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए। भारत में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में 2 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं और इन मामलों के साथ ही देश में कुल 64 मामले इस वेरिएंट के अब तक सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 7 साल का बच्चा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित मिला है। वहीं बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले थे। वहीं महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के 8 नए मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी दी है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और इसके संक्रमण पर रोक लगाने के लिए देशों को तेजी से कदम उठाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि 77 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। ज्यादातर देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ये पहले के वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। और इसी बीच यूरोप विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमुख केंद्र बन गया है। पिछले 7 दिनों में विश्व के कुल कोविड संक्रमण में से 62% संक्रमण यूरोप के देशों में हुआ है। सबसे अधिक संक्रमण वाले 5 देश यूरोप के ही हैं। फ्रांस में कल 63,405 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जो कि अप्रैल के बाद सबसे अधिक दैनिक संक्रमण की दर है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअली बैठक की। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन उपकरणों और प्रणालियों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 135 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 68 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में करीब 7,000 नए रोगी सामने आए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की जो वर्तमान दर है वो 98.38% है। और इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ढाका पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद ने अपनी पत्नी रशीदा खानम के साथ ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी की। राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर 21 तोपों की सलामी दी गई। बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने उन्हें हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह के तहत सलामी गारद दी, जहां से राष्ट्रपति एक काफिले में राजधानी के बाहरी इलाके में साबर में राष्ट्रीय स्मारक तक गए। राष्ट्रपति बंगबंधु संग्रहालय गए, जहां पे उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों और द्विपक्षीय सहयोग के कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति यहां बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करते हुए भारत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश के अस्तित्व में ये देश आया। यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 16 दिसंबर को राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद राष्ट्रपति की ये पहली विदेश यात्रा है। और इसी के साथ बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर।
We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sunset TV. Economic policies, the intellectual foundations of those policies, the impacts that this has, the numerous debates that happen both within the government and outside, numerous different technologies, companies, and interviews with eminent personalities who have been a part of this journey. Watch me, Sanjeev Sanyal, on Economic Sutra, only on Sunset TV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने सरयू तट पर अभिषेक किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुझाव आपका संकल्प हमारा नाम से अभियान की शुरुआत की। पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आकांक्षा पेटी के जरिए जनता से सुझाव मांगेगी, जिसे बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। वित्त मंत्री कल विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में राज्य के 5वें धाम सैन्य धाम का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश के 1736 शहीद परिवारों के आंगन से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी की ओर से जालंधर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के कई नेता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में पार्टी वर्कर्स शामिल हुए। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। चंडीगढ़ में आज पार्टी के सोशल मीडिया विंग के द्वारा तैयार किए गए आवाज पंजाब दी वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिससे लोग घोषणा पत्र को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम पंजाब पहुंची। इस टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त चंद्रा कर रहे हैं। टीम पंजाब में 2 दिन रहकर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में हिंदुओं की घर वापसी के लिए अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को इसके लिए शपथ दिलाई।
आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के जंगारेड्डी गुडेम में एक बस के नाले में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई लोगों ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि लिस्ट में शामिल किया है। फ्रांस में आयोजित अंतर सरकारी समिति के 16वें सत्र के दौरान इस हेरिटेज का दर्जा दिया गया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। राजपोरा इलाके के उस गांव पथरी में तलाशी अभियान के दौरान आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। इस पर्यटन सीजन की पहली चार्टर्ड फ्लाइट आज सुबह गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। कजाकिस्तान से आई इस फ्लाइट में एक नवजात समेत 159 यात्री सवार थे। यात्रियों के पहुंचने पर उनका कोविड टेस्ट किया गया। दिल्ली में नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए बस सर्विस फिर से शुरू हो गई है। आज अंबेडकर स्टेडियम टर्मिनल से काठमांडू के लिए बस रवाना हुई। ये बस सर्विस कोविड के कारण 23 मार्च 2020 से बंद थी, जिसे अब कोविड प्रोटोकॉल के तहत फिर से शुरू किया गया है। मुंबई में आज से 1 से लेकर 7वीं तक के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। 21 महीने के लंबे अंतराल के बाद स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिर से खोला गया है। हालांकि मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अभिभावकों में चिंता है। और अब देश की कुछ और अहम खबरों पर नजर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में 80% जल चुके वरुण सिंह का पहले कुन्नूर के वेलिंगटन सैन्य अस्पताल में उपचार किया गया था। 2004 में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन की थी। 2017 में वे विंग कमांडर बनाए गए। इसी साल उनकी प्रोन्नति ग्रुप कैप्टन के रूप में हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गहरी संवेदना जताते हुए ये कहा कि दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होने के बावजूद कैप्टन सिंह ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वरुण सिंह ने गर्व, बहादुरी, पराक्रम और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की। कृतज्ञ राष्ट्र उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई और गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें केंद्र सरकार को 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़े स्पष्ट करने का निर्देश देने को कहा गया था। कोर्ट ने यह कहा गया है कि मांगे गए आंकड़े सटीक और उपयोग के लायक नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। राज्य विधानसभा ने केंद्र से 2011 जनगणना के आंकड़े प्राप्त करने के लिए इस साल सदन में प्रस्ताव भी पारित किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बेहतर तथ्य आधारित शोध के माध्यम से भारतीय इतिहास के पुनर्मूल्यांकन पर जोर दिया। साथ ही ये सुझाव देते हुए कहा कि भारत के अतीत के औपनिवेशिक सोच ने तथ्यों को विकृत कर दिया है। वाई लक्ष्मी प्रसाद की पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर का विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं पर अधिक पुस्तकों के साथ भारतीय इतिहास के लिए एक नए दृष्टिकोण का आह्वान किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन में उच्चतम मूल्यों का अनुकरण करना चाहिए।
यूक्रेन पर बढ़ते तनाव के बीच आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई। आज की बातचीत में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को भरोसा दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ संबंध को 21वीं सदी में दो राष्ट्रों के बीच एक आदर्श उदाहरण बताया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करने और एक दूसरे के हितों का ध्यान रखने की बात कही। चीन में होने वाले ओलंपिक का अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी देशों ने राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति के वहां जाने के भरोसे से चीन का ढांढस बंधा है। अगले साल फरवरी में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आमने सामने शिखर वार्ता होगी। इधर यूक्रेन के मामले पर पश्चिमी देशों ने रूस पर भी दबाव बना रखा है। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें याद किया। इस मौके पर कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर हमारे राष्ट्र के नायक को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने 560 से अधिक देशों की देशी रियासतों को भारत में एकीकृत करके हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का आदर्श दिया। यह आदर्श हर पीढ़ी को राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा सरदार पटेल की असाधारण सेवा, उनके प्रशासनिक कौशल और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने के अथक प्रयासों के लिए उनका आभारी रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महान देशभक्त भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। भारत की एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए सरदार पटेल का योगदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र उनका वंदन करता है। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया के पहले संस्करण में अंडर 21 महिला हॉकी लीग की शुरुआत की। 15 से 21 दिसंबर तक चलने वाली इस लीग में विभिन्न राज्यों की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण को युवा महिला हॉकी खिलाड़ियों को इस अवसर पर बधाई दी। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं क्रिसमस की तैयारियों की कुछ झलकियों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।